साथियों, इस वीडियो में हम चार्टर एक्ट 1813, 1833 और 1853 को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं चार्टर एक्ट 1813। देखिए, इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रोविजंस थे और एग्ज़ाम में यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं जो दी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोविज़न है इस एक्ट का, वो ये है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो ट्रेड मोनोपली थी अब वो ख़त्म हो रही है। चार्टर एक्ट 1813 के अकॉर्डिंगली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ट्रेड मोनोपली इंडिया में अब ख़त्म की जा रही है। तो ट्रेड मोनोपली मिली कब थी? तो पिछली जो क्लास हमने लगाई थी 1793 का जो पहला चार्टर एक्ट था उसके अकॉर्डिंगली इनको 20 सालों के लिए ट्रेड मोनोपली प्रोवाइड की गई थी। अब 1813 के अकॉर्डिंगली अब ये जो ट्रेड मोनोपली है इसको ख़त्म किया जा रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि अब जो दूसरे ब्रिटिश मर्चेंट हैं वो भी इंडिया में आकर ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि किस एक्ट के अकॉर्डिंगली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का ट्रेड मोनोपली इंडिया में ख़त्म किया गया था, सो इट वाज चार्टर एक्ट 1813। पर यहाँ पे एक चीज़ और याद आपने रखनी है कि मोनोपली ख़त्म तो होगी लेकिन दो चीज़ों को छोड़ के। ठीक है, वो दो चीज़ें कौन सी थी? एक तो ट्रेड इन टी से रिलेटेड अगर जो ट्रेड होगा इंडिया और इंग्लैंड के बीच में तो उसको सिर्फ एक ही कंपनी जो है रन करेगी, और वो कौन सी कंपनी होगी? वो कंपनी होगी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। दूसरा, चाइना के साथ किसने ट्रेड करना है? तो चाइना के साथ भी ट्रेड किसने करना है? सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। कहने का मतलब ये है कि चार्टर एक्ट 1813 के अकॉर्डिंगली आप देखोगे तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ट्रेड मोनोपली खत्म तो हो जाती है इंडिया में, लेकिन इन दो चीज़ों को छोड़ के। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, ये दोनों लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद अब देखो, ये वाली जो लाइनें हैं ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते हैं। अब जैसे लाइन अगर आप रीड करोगे कि सॉवरेंटी ऑफ ब्रिटिश क्राउन ओवर द कंपनीज टेरिटरी इन इंडिया। अब देखो, ये ऐसी इन्फॉर्मेशन ना हमने पढ़ा था जब हमने पढ़ा था पिट्स इंडिया एक्ट। वहाँ पे हमने देखा था कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो टेरिटरीज़ हैं इंडिया में उसको हम ब्रिटिश पोसेशन कहेंगे। तो अगर ब्रिटिश पोसेशन कह रहे हो तो एक तरीके से सॉवरेंटी ब्रिटिश क्राउन का हो ही गया यहाँ की टेरिटरीज़ पे। तो ऐसे पॉइंट्स का बहुत ज़्यादा रेलेवेंस नहीं है, ऐसी लाइन को आप स्किप भी कर सकते हो। हाँ, क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि किस एक्ट के अकॉर्डिंगली क्रिश्चियन मिशनरीज़ को अलाउ किया गया था इंडिया में। तो ये 1813 का ही एक्ट है। अब देखो, क्रिश्चियन मिशनरीज़ क्या है? ये एक मिशन पे निकले हैं। मिशन क्या है? क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करना है। फिर उसके बाद ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस एक्ट के अकॉर्डिंगली वेस्टर्न एजुकेशन को इंडिया में प्रमोट करने के लिए प्रोविज़न इंक्लूड किया गया था? तो ये चार्टर एक्ट 1813 ही है और इसका प्रोविज़न क्या था कि हर साल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1 लाख रुपए जो है वो खर्च करेगी इंडिया में वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। अब आप सोचोगे कि ये कितना अच्छा काम कर रहे हैं, इंडियंस को एजुकेट करने के लिए ऐसा प्रोविज़न लेके आ रहे हैं। तो यहाँ पे इंडियंस को एजुकेट करना इनका ऑब्जेक्टिव नहीं है। ऑब्जेक्टिव ये है कि जितने लोगों को ये लोग एजुकेट कर देंगे, ठीक है, वो अल्टीमेटली किसके लिए काम करेंगे? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काम करेंगे। क्योंकि इन दी एंड क्या है कि देखो, या तो इंडिया को रूल करने के लिए इंडिया की लैंग्वेजेस आप सीख लो। अब इंडिया में हज़ारों लैंग्वेजेस है, कितनी लैंग्वेजेस सीखते हैं ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाले? तो ये कह रहे हैं कि धीरे धीरे हम क्या करते हैं कि इंडियंस को ही अंग्रेज़ी सिखाना शुरू कर देते हैं ताकि इनका खुद का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो आसान हो जाए। फिर इसी एक्ट में अगर आप देखोगे तो इन्होंने बोला कि जो लोकल गवर्नमेंट है यहाँ पे टैक्स इम्पोज कर सकती है, मतलब काइंड ऑफ इनकम टैक्स का जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाता है इस एक्ट के अकॉर्डिंगली। तो इस टॉपिक से इतना ही। चार्टर एक्ट 1813 जो है वहाँ से इतने इन्फॉर्मेशन आप याद रख लो, मोर देन सफिशिएंट है। यहाँ से क्वेश्चन मतलब इजीली आप क्रैक कर लोगे। ठीक है, तो एक बार रिपीट करते हैं। चार्टर एक्ट 1813 पे क्या मेंशन है? सबसे पहले तो ट्रेड मोनोपली की हमने बात की। ठीक है, दूसरा क्रिश्चियन मिशनरीज की बात की, वेस्टर्न एजुकेशन की बात की, और लोकल गवर्नमेंट टैक्स इम्पोज कर सकते हैं। ये 4 पॉइंट्स हमने देखे। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं चार्टर एक्ट 1813। अच्छा, एक चीज़ और आप इन्हें याद रखना है, ये जो चार्टर एक्ट थे ना ये 20-20 सालों के लिए होते थे। तो पहले हमने देखा था 1793, फिर उसके बाद 20 सालों के बाद नया 1813 में, अब फिर 20 सालों के बाद अब आ रहा है 1833 में। तो चार्टर एक्ट 1833 अगर आप देखोगे तो इसके क्या प्रोविजन थे? तो देखो, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रोविजन जो थे ये इंक्लूड किए गए। इनफैक्ट ये तो एक टाइप का अपने आप में ग्रंथ है। अगर आप इंटरनेट पे चेक करोगे तो बहुत सारे प्रोविजन है, लेकिन हमारे एग्जाम में जितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो सारे पॉइंट्स हमने इसमें कवर कर लिए। देखो, सबसे पहले जो दी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस एक्ट का वो ये है कि जब हमने 1773 का एक्ट देखा था तो वहाँ पे हमने एक पोस्ट का नाम रीनेम किया था। गवर्नर ऑफ बंगाल को हमने कहना चालू किया था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अब इस एक्ट के अकॉर्डिंगली हम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को क्या कहेंगे? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, ये पेपर में आता है क्वेश्चन कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो था इसको हम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहना हमने कब शुरू किया था, किस एक्ट के अकॉर्डिंगली? तो ये आपका एक्ट है चार्टर एक्ट 1833। ठीक है, ये भी याद रखना है। सेकेंडली अगर हम बात करें तो ये जो पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना था ये कौन था? तो इस बंदे का नेम था लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, तो ये नेम भी आपने याद रखना है। फिर ये जो एक्ट था इसने ये भी बोला कि बॉम्बे और मद्रास के जो लेजिस्लेटिव पावर है उसको अब हम खत्म करते हैं। लेजिस्लेटिव पावर का क्या मतलब होता है? कानून बनाना, कानून बनाने का पावर।
तो अगर मद्रास और बॉम्बे अपना खुद का कानून नहीं बनाएंगे, इसका मतलब क्या होगा, कौन बनाएगा, कोई ना कोई तो बनाएगा। तो वो कौन बनाएगा, बंगाल वाले बनाएंगे, मतलब सेंटर वाले बनाएंगे। दैट मीन्स कि पूरे इंडिया के लिए अब कानून बनाने की जो अथॉरिटी थी वो किसके पास चलेगी, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास चलेगी। ठीक है, ये सभी इन्फॉर्मेशन में से डायरेक्टली पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। फिर यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है पेपर में कि 1833 के एक्ट के पहले पहले जितने भी अंग्रेज़ों ने कानून बनाए थे उनको हम कहते थे रेगुलेशन। इस एक्ट के बाद जितने कानून बने इंक्लूडिंग दिस एक्ट, इसको हमने क्या कहना चालू कर दिया, एक्ट कहना चालू कर दिया। ठीक है, तो ये भी आपने लाइन याद रखनी है। फिर इसके अलावा अगर हम बात करें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, जब हम बात करते हैं तो आपको पता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाले एज ए ट्रेडर आए थे, फिर इनके पास पॉलिटिकल पावर आ गया। ठीक है, तो इस एक्ट में इन्होंने एक प्रोविज़न ये भी इंक्लूड किया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है अब इसको एज ए कमर्शियल बॉडी हम कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, इसको हम क्या कंसिडर करेंगे, एक प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। ठीक है, अब ये ट्रेडर का जो काम था ये कब का ख़त्म हो गया, अब इनको ये लोग एक पॉलिटिकल पावर के रूप में कंसिडर करेंगे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश गवर्नमेंट अब एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी के रूप में कंसिडर करेगी। ठीक है, ये लाइन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्टली, ऐसा प्रोविजन किस एक्ट में था। फिर इसके अलावा अगर हम बात करें तो अब देखो अगेन ये वाली लाइन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें यही लिखा हुआ कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की टेरिटरी जो इंडिया में है, ठीक है, वो होगा किसके पास में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ही होगा। लेकिन वो किसके नाम पे उसको रूल करेगा, ब्रिटिश क्राउन के नाम पे रूल करेगा। ठीक है, उनके बच्चों के नाम पे रूल करेगा। तो ये लाइन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इस ऐसी जो लाइन है ना, जो दी मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, वो 1784 वाला है। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि 1773 के एक्ट के अकॉर्डिंगली गवर्नर जनरल की काउंसिल बनाई गई थी। ठीक है, और इनिशियली वहाँ पे कितने मेंबर थे, 4 मेंबर्स थे। बाद में इसको कम किया गया था, आपको पता है 1784 का जो एक्ट था उसके अकॉर्डिंगली इसको 3 कर दिया गया था। अब वापस से इसका जो नंबर है इंक्रीज़ करके 4th कर दिया गया, और ये चौथा जो मेंबर बना था उस बंदे का नेम थे मैकॉले। इस एक्ट में अगर आप देखोगे तो एक और मेजर प्रोविजन था कि बंगाल प्रेसिडेंसी को इन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, प्रेसिडेंसी ऑफ फोर्ट विलियम एंड आगरा में। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसा प्रोविजन किस एक्ट में देखा गया था। उसके बाद इसी एक्ट के अकॉर्डिंगली लॉ कमीशन का गठन किया गया। ठीक है, तो ये जो पहला लॉ कमीशन था इसको सेटअप किया गया था, एंड जो टाइम पीरियड था वो 1834 था। ये याद रखना है आपने, ये क्वेश्चन आ सकता है पेपर में कि पहला लॉ कमीशन जो था इसका गठन कब किया गया था, 1834 में किया गया था। इसका चेयरमैन कौन था, तो ये मैकॉले था। ठीक है, बाकी मेंबर्स की अगर हम बात करें तो कैमरून था, जे मैकलॉयड था, GW एंडरसन था, F मिलेट था। तो जैसे ये ना यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है कि बताओ जी फर्स्ट लॉ मतलब इन सभी के नेम सपोज करो लिखे हो, कैमरून लिखा हो, जे मैकलॉयड लिखा हो, GW एंडरसन लिखा हो, F मिलेट लिखा हो, और आपसे पूछे कि जब इंडियन हिस्ट्री हम रीड करते हैं, इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री रीड करते हैं, तो ये जो सभी लोग हैं ये कौन लोग हैं। ठीक है, तो दीज वर ऑल मेंबर्स ऑफ फर्स्ट लॉ कमीशन। और ये भी पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि फर्स्ट लॉ कमीशन का चेयरपर्सन कौन था, इट वॉज मैकॉले। अच्छा, इस एक्ट में अगर आप नज़र डालोगे तो इस एक्ट में ये भी प्रोविजन था कि अब देखो ये अंग्रेज है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाले इंडिया में आके रूल कर रहे हैं, पॉलिटिकल पावर इनके पास आ चुका है। अब इनको रियलाइज़ हुआ कि किसी दूसरे लोगों के देश में हम जाके उन्हीं पर रूल कर रहे हैं, और जो रूलर्स हैं मतलब कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, जो ब्यूरोक्रेसी है, उसमें इंडियंस है ही नहीं। तो इन्होंने ये प्रोविज़न मतलब इस एक्ट में लिखा कि अब धीरे धीरे जो इंडियंस हैं, जो नेटिव्स हैं, उनको भी एडमिनिस्ट्रेटिव का पार्ट बनाया जाए। ठीक है, ये लाइन इंपॉर्टेंट हो सकता है, आ सकता है पेपर में क्वेश्चन। फिर उसके बाद स्लेवरी नहीं होनी चाहिए इंडिया में, स्लेवरी नहीं होनी चाहिए, एक अच्छा इनिशिएटिव था यहाँ पे। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि स्लेवरी को ख़त्म करने का जो प्रोविज़न था ये किस एक्ट में था, तो इट वॉज चार्टर एक्ट 1833। फिर इसके अलावा आपने याद रखना है कि इंडिया में अब देखो पिछला जो एक्ट हमने देखा 1813 का, उसमें क्या लिखा हुआ था कि क्रिश्चियन मिशनरीज को प्रमोट करने के लिए अलाउ कर दिया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1813 के एक्ट के अकॉर्डिंगली। और यहाँ पे तो इन्होंने अब मतलब प्रोविज़न भी बता दिया कि इंडिया में कैसे क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करना है। इनफैक्ट इन्होंने ये भी बता दिया कि नंबर ऑफ बिशप कितने होंगे। ठीक है, तो एक तो आपने याद रखना है क्रिश्चियन मिशनरीज को अलाउ करने का कौन सा एक्ट था। ठीक है, इनको रेगुलेट करने के लिए कौन सा एक्ट था, ये दोनों अलग अलग एक्ट है, इसके बारे में हमने याद रखना है। लास्ट हम देखेंगे चार्टर एक्ट 1853। देखो ये भी एक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इनफैक्ट इसमें जो पहली लाइन है ना ये हमारे सबसे काम की है। ऐसा पेपर में कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा ऐसा एक्ट था जिसने गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी, या फिर आप कह लो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो एडमिनिस्ट्रेटिव या पॉलिटिकल बॉडी जो थी, उसके फंक्शंस को डिस्टिंग्विश करने का काम किस एक्ट के थ्रू किया गया था। तो ये कौन सा एक्ट था, तो ये एक्ट था आपका 1853। तो गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी ना, अब पहले वो दोनों फंक्शन परफॉर्म करते थे, मतलब कि लेजिस्लेटिव फंक्शन मतलब कानून बनाने वाला फंक्शन भी परफॉर्म करते थे, और एग्जीक्यूटिव फंक्शन भी परफॉर्म करते थे। इनफैक्ट ये लोग जुडिशियल पावर भी इनके पास बहुत होता था, और जुडिशियल पावर कितना होता था इसको समझने के लिए एक बार आप जो हमने अमेंडिंग एक्ट 1781 का देखा था, एक बार आप उसको रीड कर लेना।
तो इन्होंने बोला अब एक ही बॉडी ये सारे काम कैसे कर सकती है, तो इन्होंने क्या किया, पहली बार ये गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी इसमें डिवीजन किया, ठीक है, इसको डिवाइड कर दिया कि नहीं इस बॉडी के ये लोग एग्जीक्यूटिव काम करेंगे और ये लोग लेजिस्लेटिव काम करेंगे। हमें कैसे पता चलेगा, तो इस एक्ट का क्या प्रोविजन था कि इन्होंने 6 नए मेंबर्स की बात की कि गवर्नर जनरल की काउंसिल जो है इसमें 6 और मेंबर्स आएंगे, ठीक है, और ये जो नए 6 जो मेंबर्स ऐड किए जाएंगे इनको हम कहेंगे लेजिस्लेटिव काउंसिलर। तो लेजिस्लेटिव का मतलब क्या होता है, कानून बनाना, काउंसिलर का मतलब होगा कानून बनाने वाला, ठीक है। तो ये जो 6 न्यू मेंबर्स ऐड हुए, अब इनका काम क्या होगा कि ये लोग कानून बनाएंगे। तो गवर्नर जनरल की काउंसिल जिसमें अभी तक कितने मेंबर थे, 4 मेंबर थे और 6 और आगे 10 लोग हो गए। तो इसमें से 4 जो होंगे वो कौन होंगे, वो सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूटिव के मेंबर होंगे और 6 नए मेंबर जो ऐड हो चुके हैं वो कानून बनाएंगे। तो आपको पता है जहाँ पे कानून बनता है उस बॉडी को क्या कहते हैं, उसको लेजिस्लेटिव बॉडी कहते हैं। और यही जो गवर्नर जनरल काउंसिल के जो ये 6 मेंबर्स बनाए गए थे, धीरे धीरे ये एक इंस्टीट्यूशन में डेवलप हुआ और लेटर फेजेस में इसको हमने क्या कहना चालू कर दिया, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। तो इस एक्ट में तो ये जो पहली 2-3 लाइनें हमने देखी हैं यही हमारे काम की है, ठीक है। इसके अलावा कुछ और भी पॉइंट हैं जो ये भी काम किए हैं, पर ये जो लाइन्स हैं ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो अगली लाइन हमारे जो बहुत काम की है वो ये है कि इंडिया में फिर पहली बार ओपन कंपटीशन होना चाहिए, किस लिए, रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट। तो इसका प्रोविजन भी इसमें किया गया। देखो 1833 में भी ऐसी बात की गई थी लेकिन वो सफल नहीं हुआ, ठीक है, इसलिए हमने इसको इंक्लूड नहीं किया। यहाँ पे बात की गई और ये सफल भी हुआ। 1853 में इसकी बात की जा रही है और आपको पता है कि 1855 में पहली बार एग्ज़ाम भी हो जाता है, ठीक है। तो एग्ज़ाम होने से पहले एक और आपने चीज़ याद रखनी है कि इस एक्ट के प्रोविज़न को इम्प्लीमेंट करते हुए 1854 में एक कमेटी बनाई गई थी। उस कमेटी का नाम क्या था, कमेटी ऑन इंडियन सिविल सर्वेंट, ठीक है। उसका हेड कौन था, मैकॉले था। 1854 में बनाया गया था 1853 के एक्ट के प्रोविज़न के अकॉर्डिंगली। और इसके अकॉर्डिंगली पहला जो एग्ज़ाम था ये 1855 में कंडक्ट किया गया। ये भी पेपर में आ सकता है क्वेश्चन कि फर्स्ट जो सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम जो हुए थे वो किस साल में हुए थे, 1855 में। और यहाँ से एक और इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए कि जो पहला इंडियन जो था जिसने सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम क्लियर किया था उसको उस समय हम इंपीरियल सिविल सर्विसेज कहते थे। तो पहला जो भारतीय था जिसने इस एग्ज़ाम को क्लियर किया था उस बंदे का नेम था सत्येंद्र नाथ टैगोर। तो प्लीज़ लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन कि ये जो सत्येंद्र नाथ टैगोर है इनका रविंद्रनाथ टैगोर से क्या कनेक्शन है, ठीक है। अगेन फिर ये वाली लाइन ऐसी मिलती जुलती लाइन हमारे किसी काम की नहीं है, इसको आप स्किप कर सकते हो। और अभी जो हम सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात कर रहे हैं जहाँ पे 6 न्यू मेंबर अभी ऐड किए थे, तो इसमें ये भी प्रोविजन इस एक्ट में इन्होंने लिखा कि धीरे धीरे विद द पैसेज ऑफ टाइम यहाँ पे लोकल जो रिप्रेजेंटेशन है उसको भी यहाँ पे स्पेस मिलना चाहिए। लोकल मतलब कि मद्रास, बॉम्बे, बंगाल, आगरा, यहाँ के जो लोग हैं, ठीक है, यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन के जो लोग हैं वो भी इस लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर बन सके, ऐसा प्रोविजन भी इन्होंने किया। फिर जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था, हमने पढ़ा था 1773 का जो एक्ट था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की एक बॉडी होगी जिसका काम क्या होगा, जिसका काम होगा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रेवेन्यू और पॉलिटिकल अफेयर जो है इसका जो बायोडेटा है ये किसको प्रोवाइड करे, ब्रिटिश गवर्नमेंट को। बाद में इसके फंक्शन को थोड़ा सा आप कह लो कि इसके बर्डन को थोड़ा कम किया गया था पिट्स इंडिया एक्ट के अकॉर्डिंगली, और वहाँ पे सिर्फ इसका एक ही पर्पस रखा गया था और वो पर्पस क्या था कि रेवेन्यू से रिलेटेड जो मसले हैं उसको स्टडी करे और ब्रिटिश गवर्नमेंट को इस इन्फॉर्मेशन को पास आउट करे। तो ये टॉपिक हमने पढ़ा था और इसके कितने मेंबर्स होने थे, 24 मेंबर्स हुआ करते थे। इस एक्ट में बोला कि 24 मेंबर्स की जरूरत नहीं है, अब इसको कम करके अब 18 कर दो। तो ये इन्फॉर्मेशन भी आ सकता है पेपर में कि ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के जो मेंबर थे ओरिजिनली इट वॉज यूज टू बी 24, इट वॉज रिड्यूस टू 18 एज पर विच लॉ, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर इसके बाद इस एक्ट में ये भी प्रोविज़न था कि प्रेसिडेंसी ऑफ बंगाल जो है उसके लिए एक अलग से गवर्नर को अपॉइंट किया जाए, क्योंकि देखो अब बिल्कुल पावर में कौन सा प्रेसिडेंसी आ चुका है, बंगाल को एक तरीके से वहाँ का जो गवर्नर जो था पहले उसको अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कह रहे हैं। तो वो जो पर्सन है अब वो पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो बंगाल को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। तो इस एक्ट में प्रोविज़न था कि मतलब एक अलग से गवर्नर बना दो बंगाल का। लेकिन जब अब बाद में रियलिटी चेक करते हो तो गवर्नर बंगाल का अपॉइंट नहीं किया गया, हालांकि 1854 में एक लेफ्टिनेंट गवर्नर जो था उसको जरूर अपॉइंट किया गया था, ठीक है। गवर्नर को कब अपॉइंट किया गया था, 1912 में बंगाल में, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन भी आपने याद रखनी है। फिर इस एक्ट के अकॉर्डिंगली ये भी ऑथोराइज किया गया था ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को कि वो कोई नई प्रेसिडेंसी जो है उसको कॉन्स्टिट्यूट कर दे, ठीक है, नया लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट कर दे अलग अलग प्रेसिडेंसीज में। पर इस पर कोई भी काम जो था बाद में नहीं किया गया, कोई भी प्रेसिडेंसी जो थी उसको कॉन्स्टिट्यूट नहीं किया गया। ये लाइन हमारे किसी काम की नहीं है। तो इसके साथ ही ये तीनों एक्ट्स हमने कवर कर लिए। अगली क्लास में अपकमिंग जो आपके एक्ट्स हैं 1858 का एक्ट, 1861 का और 1892 का जो एक्ट है उसको डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।